हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं हिंदी डिक्टेशन। शुरू। राजस्थान में सरकार किसी भी दल की हो, जनता की समस्याएं जस की तस बनी रहती है। राजनेता चुनाव में जनता को लच्छेदार भाषणों से शहर की सुनहरी तस्वीर दिखाते हैं, पर चुनाव के बाद वादे और बातें सत्ता के गलियारों में गुम हो जाती है। जनता समस्याओं से जूझती रहती है। भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की, कोटा को अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने की बातें जोर शोर से की गई है, लेकिन स्थिति ढांग के तीन पात ही है। अतिक्रमियों के हौसले ऐसे बुलंद है कि सड़कें हो या सरकारी जमीन, जहां भी खाली जगहें दिखी और कब्जा जमा लेते हैं। कोटा शहर में इन दिनों अतिक्रमण की बाढ़ आ गई है। शहर की सड़कों से लेकर चौराहों पर ठेले गुमटी वालों ने कब्जा जमा लिया है। इस कारण रोजाना जाम की स्थिति रहती है। शहर में कोचिंग बाहुल्य क्षेत्र में तो अतिक्रमण लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अतिक्रमण कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी संवेदनशील होता है। अतिक्रमण को लेकर आए दिन झगड़े होते हैं। अतिक्रमियों ने शहर के मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी है। मास्टर प्लान में फुटपाथ राहगीरों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन बाजारों में ज्यादातर फुटपाथ अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में तो रिको के अधिकारियों की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर शराब के ठेके और मीट की दुकानें तक खोल ली गई है। पिछले दिनों नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री ने शहर के चौराहों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए थे। पुलिस अधिकारियों को निर्देशों की सख्त पालना करने को कहा था, पर पुलिस ने 1-2 दिन ठेले वालों को हटाकर खानापूर्ति कर ली। आज भी शहर की सड़कें अतिक्रमण के कारण संकरी है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए व्यापक कार्य योजनाएं बनाएं और उसकी क्रियान्विति भी प्रभावी तरीके से की जाए, तो ताकि फिर अतिक्रमण नहीं हो। नगर निगम और नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के फिल्मकारों, अदाकारों और सितारों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके विचारों को सिनेमा के माध्यम से फैलाने पर जोर दिया। खुद गांधी जी सिनेमा से प्रभावित नहीं थे। वे सिनेमा के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। अपने जीवन में उन्होंने महज 2-1 फिल्में ही देखी थी। हालांकि महात्मा गांधी के विचारों ने कला के अन्य माध्यमों की तरह भारतीय सिनेमा और खास तौर पर बॉलीवुड को गहरे प्रभावित किया। खुद गांधी जी का जीवन कई चर्चित फिल्मों, मसलन गांधी, द मेकिंग ऑफ महात्मा, लगे रहो मुन्ना भाई आदि का हिस्सा रहा है। लेकिन महात्मा गांधी से उलट देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सिनेमा में गहरी रुचि थी। वे लोगों के जीवन को प्रभावित करने में सिनेमा को एक सशक्त माध्यम बनाते थे और अकारण नहीं कि
बॉलीवुड के विकास में नेहरू की नीतियों का काफी योगदान है, जिसकी चर्चा आज कम ही नहीं होती है। देश में ऐसी हवा बह चली है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहीं कोई भी बात तथ्य से पूरे जाकर राजनीतिक रंग ले लेती है। देश की आजादी के बाद वर्ष 1949 में सिनेमा उद्योग की वस्तुस्थिति की समीक्षा के लिए नेहरू ने फिल्म इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने सिनेमा के विकास के लिए सुझाव दिए थे। इसी के सुझाव के आधार पर फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो बाद में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना गया, का गठन 1960 में किया गया। इसी साल तत्कालीन सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को स्थित सर्गी ग्रासिमोव फिल्म संस्थान की तर्ज पर पुणे स्थित फिल्म संस्थान की स्थापना हुई। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सिनेमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से फिल्म संस्थान की स्थापना के कुछ ही वर्ष बाद 1964 में फिल्म संस्थान में ही राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई। अपने आप में देश में यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो फिल्मों के संग्रहण, प्रसार और संरक्षण में जुटा है। 50 के दशक की फिल्मों पर नेहरू के विचारों की स्पष्ट छाप है। इस दौर में बनी बॉलीवुड की फिल्मों में नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया की अभिव्यक्ति मिलती है। एक तरह का रोमांटिक नजरिया इन फिल्मों में दिखता है। राजनीति शास्त्री मेघनाथ देसाई दिलीप कुमार को नेहरू का हीरो कहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ममल्लापुरम में मोदी के साथ हुई मुलाकात में लोकप्रिय फिल्म दंगल का जिक्र किया था, जिसका उल्लेख मोदी ने बॉलीवुड कलाकारों से किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बॉलीवुड के स्टार पावर को आज हर कोई महसूस करता है। नेहरू सिनेमा के कूटनीतिक इस्तेमाल को बखूबी जानते थे। सांस्कृतिक शिष्टमंडलों में वे बॉलीवुड के कलाकारों को शामिल करते थे। वर्ष 1955 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म श्री 420 में शैलेंद्र का लिखा यह गाना मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे नेहरू के दौर को इंगित करता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जनता के फैसले का निरादर है। जनता ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को सरकार बनाने के लिए चुना था। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक दल चुनाव परिणाम के बाद कहते हैं कि जनादेश का हम स्वागत करते हैं और फिर अपने फायदे के लिए जनादेश का मजाक बनाकर सत्ता की सांप सीढ़ी खेलते हुए जोड़ तोड़ करने लगते हैं। यह मौका परस्त राजनीति है जिसमें जनता ठगा सा महसूस करती है। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बाउंसरों की नियुक्ति किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं लगती। यह मरीजों पर परिजनों में
टकराव पैदा करने, बाउंसरों द्वारा बदतमीजी करने से अस्पताल व्यवस्था में खलल पैदा करेगा। डॉक्टरों के लिए पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। बाउंसरों द्वारा मरीज से मारपीट वह बाल पकड़कर भगाना निंदनीय है। वह इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाने आया था तो ऐसी बदसलूकी क्यों? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मुख्य न्यायाधीश कार्यालय को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रखकर नजीर पेश की है। पाई स्टॉप।